फ्रेंड्स, मैं विवेक चौधरी हार्दिक अभिनंदन करता हूं एसएससी का तूफान चैनल पर। आप आज से हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें पहली क्लास है आपकी हिंदी भाषा का विकास। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, यह अनेक एग्जामों में, जैसे कि यूपी की कुछ एग्जाम है, जैसे यूपी टेट, यूपीएसआई, पीडीओ और यूपी SSC द्वारा आयोजित कुछ एक परीक्षा होने जा रही है, जिसका नाम है यूपी SSC पीईटी, प्रारंभिक परीक्षा। इसको क्लियर करने के बाद कुछ एग्जाम में उसके बाद भी आएगी, जैसे लेखपाल, पटवारी, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। तो आज आप पहली क्लास हिंदी भाषा का विकास, अपनी कॉपी पेन उठा लें, उसमें कुछ नोट्स जरूर लिखें, क्योंकि मुख्य क्लास है इसके लिए। सबसे पहले हिंदी भारत में कब आई थी और कब से स्टार्ट हुआ इसका विकास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका मेन ये है कि हिंदी भाषा जो है वो किस परिवार के अंतर्गत आती है, किस परिवार के अंतर्गत आती है। उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कितने भाषा के परिवार हैं हमारे भारत में। तो हिंदी भाषा जो आती है उसका आंसर है भारोपीय परिवार। सबसे मुख्य क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारोपीय परिवार के अंतर्गत हिंदी आती है। अब ये देखें कि कौन कौन से परिवार हैं हिंदी के, मतलब भारतवर्ष में कितने परिवार हैं भाषा के। पहला जो सबसे सर्वाधिक बोला जाता है वो है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है भाषा का, जिसके अंतर्गत 73% व्यक्ति आते हैं। सेकंड, दूसरी है द्रविड़, उसमें 25% लोग आते हैं। और थर्ड है ऑस्ट्रिक, जो है 8.7%। और लास्ट है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती जो बहुत ही कम बोली जाती है, 0.3%। ये नोट कर लीजिए कि भारत में कितने भाषा परिवार के लोग रहते हैं, 4 परिवार रहते हैं। भारोपीय परिवार जो सर्वाधिक बोली जाती है 73%, जिसके अंतर्गत हिंदी आती है। दूसरा है द्रविड़ 25%, जैसे कि कुछ साउथ की भाषाएं हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। तीसरी है ऑस्ट्रिक और चौथी है चीनी तिब्बती 0.3%। ये सब चीज क्लियर हुआ। अब हिंदी का आगमन कब हुआ भारत में, सबसे मेन जरूरी ये है। तो सुनिए इस चीज को कि मध्य एशिया में आर्य लोग रहते थे, ठीक है। मध्य एशिया में आर्य लोग रहते थे, जिनमें से कुछ लोग जर्मनी चले गए। जर्मनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यूरोप के अंतर्गत। तो यूरोप में चले गए। और कुछ लोग ईरान होते हुए भारत में आए। इसलिए इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या नाम हुआ, क्या, भारोपीय परिवार। इसलिए हिंदी भाषा को जो भारोपीय परिवार के अंतर्गत रखा गया है। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने जर्मनी में अपना घर बसा लिया, कुछ लोगों ने ईरान होते हुए भारत आए, भारत में आकर अपना परिवार बसा लिया। फिर उसके बाद हिंदी का विकास होना शुरू हुआ। सबसे पहले अब एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी, किससे विकास हुआ हिंदी का, तो वो है संस्कृत। क्योंकि सबसे पहले प्राचीन लोगों ने संस्कृत को ही अपनी भाषा माना था। नेक्स्ट, अब यहां देखें हिंदी को डिवाइड कैसे किया गया। पहला, तो जो आर्य लोग थे उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की भाषा के आधार पर पहला रखा गया प्राचीन आर्य भाषा।
फिर सेकंड हुई मध्यकालीन आर्य भाषा, और थर्ड हुई आधुनिक आर्य भाषा। अब इनका कालानुक्रम को याद रख लीजिए। क्या इनका समय था? 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक ये प्राचीन आर्य भाषा बोली गई। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा वो कब से स्टार्ट हुई? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब जो है आधुनिक आर्य भाषा ये कब से स्टार्ट हुई? 1000 ईस्वी तक एंड हो गई मध्यकालीन, तो उसके बाद आधुनिक स्टार्ट हो गई है 1000 ईस्वी से अब तक। मतलब जो अब तक बोली जाती है वो कौन सी भाषा? हिंदी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। अब ये तीनों के कालानुक्रम हो गए, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्राचीन आर्य भाषा को दो वर्गों में डिवाइड किया गया। पहली वैदिक संस्कृत, और सेकंड है लौकिक संस्कृत। इनका काल कब से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले वैदिक संस्कृत हुई, तो वैदिक संस्कृत 1500 ईसा से स्टार्ट हुई। 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 500 वर्ष तक चली गई, तो कितना होगा? 1000 वर्ष। इसी वर्ष पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद लौकिक संस्कृत वो कब स्टार्ट हुई? 1000 ईसा पूर्व से कहां तक? 500 ईसा पूर्व तक। ये इनका समय काल है। इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक संस्कृत में किन चीजों का वर्णन किया गया है? वैदिक संस्कृत का यूज कहाँ किया गया? ठीक है, जो हमारे वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद है ना, उन चारों वेदों का जो उल्लेख है वो वैदिक संस्कृत के ही द्वारा यूज किया गया है। तो इसको एक नोट्स बना लीजिए कि वेदों का अध्ययन वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। वेदों का अध्ययन, इसी वजह से इसका नाम वैदिक संस्कृत रखा गया है। दूसरा है लौकिक संस्कृत। इसके अंतर्गत क्या हुआ? सभी दर्शन शास्त्र, साहित्य वगैरह इसमें लिखे गए। दर्शन शास्त्र, साहित्य इसमें लिखे गए लौकिक संस्कृत में। तो प्राचीन आर्य भाषा यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। पहली वैदिक संस्कृत जिसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। सेकंड है लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या आता है? वेदों का अध्ययन आता है। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत क्या आता है? सभी दर्शन शास्त्र आते हैं। अब सेकंड की बात करें, सेकंड नंबर क्या था? तो सेकंड नंबर था मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका समयानुक्रम क्या था? वो 1500 से लेकर 500 ईसा वर्ष पूर्व तक था। अब ये कहां से स्टार्ट हुई थी? 500 ईसा वर्ष पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसको कितने भाषाओं में डिवाइड किया गया है? मतलब इसमें कितना हिंदी का कितना विकास किया गया है? सबसे पहले लौकिक संस्कृत हो गई थी ना, लौकिक संस्कृत के बाद में क्या आई थी? वो था पाली। फर्स्ट नंबर पाली।
इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो वो था पाली। ठीक है, इसका समयानुक्रम क्या है वो नोट कर लीजिए। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, जो फर्स्ट साल स्टार्ट हुआ था वहां तक। तो इसका नोट क्या है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर, जैसे ही 500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी आया, उसके बाद हिंदी का अगला रूप जारी हुआ, पाली से बना प्राकृत। प्राकृत, तो प्राकृत कहां से स्टार्ट होती है? 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक प्राकृत। प्राकृत के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के उपदेश इसी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। पाली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के उपदेश, प्राकृत के अंतर्गत महावीर स्वामी के उपदेश, और इनके समानुक्रम ठीक ठीक से नोट कर लीजिए। थर्ड, प्राकृत 500 सालों के बाद इसमें एक नया विकास हुआ, ये अपने रास्ते से भटकती चली गई, जिसका नाम हुआ अपभ्रंश। अपभ्रंश कहां से स्टार्ट हुआ? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक वो कौन सी हिंदी का नाम हुआ? उसका अपभ्रंश हिंदी। तो अपभ्रंश हिंदी में एक चीज और है, अपभ्रंश के बाद ये अबहट भी नाम रहा इसका, अबहट। 500 ईस्वी से 1000, तो उसको नाम लिख लीजिए अबहट। कब कहलाई गई है? तो अबहट जो कहलाई गई है वो 900 ईस्वी से, जो अंतिम 100 वर्ष थे इस काल के, उस समय इसका नाम अबहट कहला गया। 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का कालानुक्रम 500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। उसके बाद इसके अंतर्गत 3 भाषाएं बोली गई, जैसे पाली 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक महात्मा बुद्ध के इसमें उपदेश रहे, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक महावीर स्वामी के उपदेश इसमें रहे, और थर्ड है अपभ्रंश। अब आती है तीसरे नंबर में, क्या नाम था उसका? आधुनिक आर्य भाषा। कब से कब तक है इसका? 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक आर्य भाषा जो बोली गई है, कब से स्टार्ट हुई है? 1000 ईस्वी से अब तक, है ना। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी बोली गई, यहां से हिंदी का स्टार्ट होना शुरू हो गया है, प्राचीन हिंदी। तो इसका समय काल है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है। सेकंड, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी तक। ये मध्यकालीन हिंदी का समय है सन 1400 से 1850 तक। 1850 सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ये इसके आसपास का समय किसका युग माना जाता है?
हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो हिंदी गद्य के तरीके से जनक माने जाते हैं। प्राचीन हिंदी 400 वर्षों तक के कार्यकाल को प्राचीन हिंदी नाम दिया गया। उसके बाद 1400 से 1850 तक मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत रखा गया उसको। और तीसरी है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। तो ये हिंदी का क्रमिक विकास रहा। एक बार दोबारा से इसका कालानुक्रम लिख लीजिए, क्योंकि कालानुक्रम यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सबसे पहले कौन सी संस्कृत थी वो? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। इसके बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे गए। उसके बाद प्राकृत, महावीर स्वामी के उपदेश आते हैं इसमें। इसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश को एक दूसरा नाम भी दिया गया, जिसका 100 सालों तक उसका नाम चेंज रहा, अवहट। इसके बाद अवहट हुआ, और अवहट के बाद हुई हिंदी। तो इसमें अनेक तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हिंदी से पहले उसका क्या नाम था? अवहट था। कि पाली के बाद काल अनुक्रम में, हिंदी के विकास के काल अनुक्रम में पाली के बाद किसको स्थान दिया गया है? तो पाली के बाद किसको स्थान दिया गया है? प्राकृत को। ठीक है, इस तरीके से हिंदी का विकास है। और हिंदी के विकास में अब आधुनिक हिंदी में कुछ, आधुनिक हिंदी को कई युगों में डिवाइड किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग। ठीक है, वो हिंदी साहित्य की क्लास में हम इसको क्लियर करा देंगे। फिलहाल इसको इतना याद जरूर कर लीजिए कि कितने समय अंतराल के बाद हिंदी में क्या क्या विकास हुए, क्या क्या उनमें परिवर्तन हुए। एक बार से इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीज नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी विकास के अंतर्गत लौकिक संस्कृत व वैदिक संस्कृत का नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? प्राचीनतम हिंदी के अंतर्गत लिखवाया था। इसको दो वर्गों में डिवाइड किया गया था, वैदिक संस्कृत एंड लौकिक संस्कृत। तो फर्स्ट लिखवाया था वैदिक संस्कृत। अब इनका नामकरण किया गया था। पहले इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए। वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? इसका सेकंड नेम है छांदस। और इसका नामकरण किया था महर्षि यास्क और महर्षि पाणिनि ने। महर्षि यास्क और महर्षि पाणिनि, इन दोनों ने इसका नामकरण किया था, वैदिक संस्कृत और छांदस का। छांदस का दूसरा नाम है। ठीक है, सेकंड नंबर लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसका सेकंड नाम क्या है? सेकंड नाम इसका संस्कृत ही है, और इसका नामकरण भी महर्षि पाणिनि ने ही किया था। पाणिनि ने। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कि प्राकृत व पाली के अंतर्गत कौन सी उपभाषा या बोली का
उद्भव हुआ। प्राकृत है पाली के अंतर्गत कौन सी उपभाषा बोली का उद्भव हुआ? तो पाली के अंतर्गत, पहले पाली थी ना क्रम के अनुसार से, तो पहले पाली के लिख लीजिए कि पाली के अंतर्गत 3 उपभाषा कौन कौन सी थी वे? पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी व उत्तर पश्चिम हिंदी का विकास हुआ पाली के अंतर्गत। प्राकृत के अंतर्गत मागधी व अर्धमागधी का विकास हुआ।